11th क्लास के स्टूडेंट, फाइनली आज मैं एक नया लेसन लेकर आ गया हूं दोस्तों, डिटर्मिनेंट। अब आप बोलोगे सर आप डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस को साथ में क्यों नहीं लिए? तो दोस्तों डिटर्मिनेंट एक अलग टॉपिक है, मैट्रिसेस अलग टॉपिक है। आप में से बहुत सारे लोगों को अभी पेपर में डिटर्मिनेंट आएगा, हो सकता है मैट्रिसेस जो है वो आपको दिवाली के बाद आए, तो इसलिए मैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट दोनों को अलग रखना चाहता हूं। तो डिटर्मिनेंट जो टॉपिक है, मैं इसलिए ये टॉपिक लेने जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के यूनिट टेस्ट में यही टॉपिक आने वाला है। बहुत सारे कॉलेजेस में पहला लेसन यही पढ़ाते हैं। तो मुझे देखो, मेरा खुद का ऑफलाइन क्लासेस है, तो मुझे बहुत अच्छे से पूरा का पूरा आपका पता है कि आपका सिलेबस क्या आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सब चीजें पता है। अब मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक 11th का दिया है, सभी लोग उससे जुड़ जाए। और संडे के दिन मेरा मैराथन है दोस्तों, अगर आपने उस मैराथन को सपोर्ट दिखाया तो ऐसे ही 11th क्लास के मेरे बहुत सारे मैराथन होंगे दोस्तों। और आपको पता होगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिखो दोस्तों, वन टीम वन ड्रीम, क्योंकि जीडीए की टीम लगातार, चाहे केमिस्ट्री का लेक्चर हो चाहे फिजिक्स का लेक्चर हो, कल अगर आप देखोगे फिजिक्स के लेक्चर्स भी आने स्टार्ट हो गए, बायो का लेक्चर्स हो, मैथ का तो मैं अपलोड कर ही रहा हूं, इंग्लिश का लेक्चर हो, सब चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रही है। अब देखो दोस्तों, डिटर्मिनेंट में ये 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th में अगर आप बोलते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे कौन से 11th के चैप्टर से जो जरूरी होने चाहिए 12th के लिए, इंजीनियरिंग के लिए ये टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको किस तरह से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट आपका क्वेश्चन ही ले लेता हूँ और क्वेश्चन वाइज चीजें स्टार्ट करता हूँ कि आपको मस्त तरीके से सॉल्व करने आएगा। अभी तक आपने 10th क्लास में डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ पार्ट सॉल्व किया था, तो पहले मैं 10th क्लास से रिलेटेड पार्ट आपको सॉल्व करके देना चाहता हूं। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्या पेपर में क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, और आप शॉक हो जाओगे यार सर जो पढ़ा रहे वही पेपर में कैसे आ गया, क्योंकि मुझे पता है यार। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन लिखूं तो देखो यहाँ पे ये जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा नहीं, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए, ये ऐसे क्वेश्चंस पता होने चाहिए, इसलिए मैं ये सॉल्व करा के दे रहा हूं। ये आपने सॉल्व किया, ये कौन सी क्लास में सॉल्व किया? 10th क्लास में। अब देखो दोस्तों, क्या करते थे हम, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -30, और यहाँ पे बीच का माइनस है, देन 7 4 जा 28, बीच का माइनस है, देन -30 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना है दोस्तों, -2। तो ये हमें क्या हो गया, समझो यहाँ पे ए लिखा है, तो आप जब डिटर्मिनेंट निकालते हो तो ए को ऐसे लिखते हो, तो ये देखो ये डिटर्मिनेंट हो गया, ये डिटर्मिनेंट हो गया, और ये आपका डिटर्मिनेंट का आंसर हो गया। तो हमने फाइनली हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कर दिया। फिर से मैं आपको बोलूं कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में नहीं पूछे जाते। अब देखो, एक आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, हाँ, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ गए तो आपको डिटर्मिनेंट लेसन बहुत आसान हो जाएगा। अब ये से मैं यहाँ पे एक सम ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 3 है, -4 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 5 है, मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 1 है, 1 है, -2 है, 2 है, 3 है, 1 है, 3 है, -4 है, 5 है, 1 है, 1 है, -2 है, 2 है, 3 है, 1 है। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करना है। यहीं पे आपको सीखना है कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको सीखना है, और जल्दी ही आपका MST-CT का अनाउंसमेंट भी कर देंगे हम लोग कि आप बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर कर दोगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला नंबर ले लो, ले लिया आपने। अब ये पहला नंबर लेने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जैसे ही आप कैंसिल करोगे तो बचा हुआ पार्ट यहाँ पे लिखो। बचा वाला पार्ट क्या है सर, 1 है, -2 है सर, 3 है, 1 है, यहाँ पे हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है सर, ये सब कैंसिल कर दिया। अब ये होने के बाद दोस्तों अब दूसरा नंबर लो, जो भी होगा सर वो माइनस में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में तो उसको माइनस में लिख दो, प्लस में तो प्लस में लिखो। दूसरा नंबर लेते टाइम याद रखना एक्स्ट्रा माइनस लेना होता है, ये ध्यान रखना। जब भी आप सेकेंड नंबर लोगे तो एक्स्ट्रा आपको क्या लेना होगा दोस्तों, माइनस। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अब सर ये कौन से रो में आ रहा है, सर ये फर्स्ट रो में, इसको रो बोलते हैं, और इसको कॉलम। कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में, उसको कैंसिल कर दो। क्या बचा सर, सर 1 बचा, सर उसके नीचे 2 बचा, सर -2 बचा, 1 बचा। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों लास्ट वाला। अब लास्ट वाला जिस साइन में होगा उसको एज इट इज रखना, सर वहां पे प्लस में तो उसको प्लस में लिखो, बस याद रखना बीच वाले में एक्स्ट्रा माइनस लेना है। अब वो देख लो कौन से रो और कौन से कॉलम में आ रहा है। सर ये कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट, कौन से कॉलम में आ रहा है इसमें। अब देखो 3 1 जा 3,
सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट लिखो 1 2 1 3। इनिशियली पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे वन शॉट वीडियो को ही देख के, क्योंकि पूरा का पूरा अगर आपको सम वाइज हर एक सम वाइज चीजें चाहिए तो हमारे चैनल पे अपलोड है दोस्तों, दोनों लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ। मैथ 1 और मैथ 2 का आप आराम से कवर अप कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो दोस्तों ये 3 है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ 1 और मैथ 2 का लिंक मिलेगा। आपको जो लेसन पूरा का पूरा सम सॉल्व करना करो, पर ये आपको फास्ट पेपर में जाने के लिए आपको कम टाइम में टॉपिक के बारे में नॉलेज चाहिए। इवन आप पेपर में आपका यूनिट टेस्ट या सेमिस्टर है या फाइनल एग्जाम है, इस वीडियो को देख के जा सकते हो और जाके एकदम खुश हो जाओगे। अब देखो दोस्तों 1 1 जा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये तो आपको आता है ना। बीच का माइनस 3 2 जा क्या आएगा दोस्तों 6, इस माइनस की वजह से ये प्लस होगा, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 1 1 जा 1, बीच का माइनस 2 2 जा 4, और ये माइनस की वजह से ये प्लस होगा। फिर अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो दोस्तों देखो 1 3 जा 3 माइनस ऑफ 2। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 3, ये क्या आएगा 7, ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा दोस्तों 5, ये क्या आएगा दोस्तों 5, और ये क्या आएगा दोस्तों 1। 7 3 जा कितना होगा दोस्तों 21, 5 4 जा 20, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +5। अगर आप सभी को प्लस करते हो, देखो 21 और 20 प्लस करोगे तो 41 + 5 46, तो हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है दोस्तों 46। तो ये वाले पार्ट को आपको एक बार वीडियो को रोक दो, खुद से सॉल्व करो। अगर ये समझ गए तो आगे आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो एक सबसे एवरग्रीन सम जो आपके पेपर में आने के चांसेस रहते हैं, ऐसे सम्स, अब वो सॉल्व कराने जा रहा हूं। और एक चीज का पर थोड़ा सा ध्यान रखना, 11th क्लास में कैसा होता है पता है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना पेपर में वही देते हैं, पर ऐसा सम देना चाहिए। पर कहीं कहीं पे कैसा होता है, टीचर यही 4 क्वेश्चन पढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि यही पेपर में आएगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा, यहाँ पे जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आपके 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी चीजों का नॉलेज आपको 12th के लिए होना चाहिए। अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जो नंबर्स मैं लेने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे इन्होंने ऐसा दिया है, ये एक्स है, ये -1 है, ये 2 है, ये 2x है, ये 1 है, ये -3 है, सर ये 3 है, सर ये -4 है, सर ये 5 है, और विच इज इक्वल टू ये सर 29 है। देखो x -1 2 2x 1 -3 3 -4 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके अपना आंसर निकालना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर, कुछ अलग नहीं मेरे भाई, ये तो डिटर्मिनेंट है, आपको पीछे मैंने अभी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाया ही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर, अब देखो अब थोड़ा सा ना मैं फास्ट कर रहा हूँ। देखो ये नंबर आपने लिया, ये रो ये कॉलम कैंसिल, बचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये स्टेप बच जाएगा। ये जरूर नहीं कि आपको ये स्टेप लिखना है, आप डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हो, मार्क्स पूरा ही मिलेगा। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। तो अब देखो बच्चे वाले का डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 5 जा 5, बीच का -4 3 जा 12, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है सर, ये तो डन। अब ये डन होने के बाद दोस्तों अब देखो दूसरा नंबर जब आप लिख रहे हो तो मैंने क्या बोला, बीच में पहले एक माइनस ले लो और फिर दूसरा नंबर लिखो। तो अब डायरेक्ट +1 भी लिख सकते हो, मैं आपके लिए अभी ऐसा लिख रहा हूँ, +1 डायरेक्ट लिख सकते थे, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है कैंसिल, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, ध्यान रखना, वैसे हम मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों अब ध्यान से अच्छे से आपको समझना है, 2x × 5 कितना होगा दोस्तों 10x, और 3 3 से कितना होगा दोस्तों 9। ये देखो बीच का एक और माइनस की वजह से बीच में एक माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये होने के बाद अब आपको लास्ट नंबर लेना है। लास्ट नंबर मैंने क्या बोला, जिस साइन में होगा उस साइन में ले लो। अब यहाँ पे आपने लिया, अब यहाँ पे क्या होगा, ये और ये कैंसिल, फिर से ये इस रो में इस कॉलम में 2x × 4 8x, बीच का -3 1 जा 3, और बीच इज इक्वल टू 29, ठीक है सर। ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों आगे की ओर, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। अब मैं आगे की ओर अगर जाऊं तो देखो दोस्तों ये x है सर, 5 में से अगर 12 माइनस हुआ तो -7, माइनस माइनस सर प्लस, यहाँ पे क्या है सर 10x + 9, ये क्या आएगा दोस्तों 2। मैं बोलूंगा इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्लस माइनस माइनस 8 2 जा 16x, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, विच इज इक्वल टू 29। अब यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये क्या आएगा, -7x, ये क्या आएगा दोस्तों 10x + 9, -16x, -6 और 29। अब देखो दोस्तों ये देखो ये दोनों का अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो कितना आंसर आएगा, देखो माइनस प्लस माइनस, 10 में से 7 माइनस हुआ सर 3, सर +3 आया। देखो यहाँ पे +3x लिखा,
अब सर ये देखो, ये दोनों का कैलकुलेशन कर सकते हो, नंबर्स का कैलकुलेशन, इसके आगे प्लस साइन, इसके आगे माइनस साइन, तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 गया 3, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, तो प्लस 3, ये भी हमने लिख दिया, ये प्लस नहीं लिखोगे चलेगा, माइनस ऑफ 16x और विच इज इक्वल टू 29। अब देखो ये दोनों को फिर से कैलकुलेट कर दो, देखो ये x वाले प्लस माइनस माइनस, 16 में से 3 गया कितना है दोस्तों 13, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, 29 में से अगर 3 को अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, माइनस ऑफ 13x विच इज इक्वल टू 26। और अगर मैं x यहाँ पे रखता हूँ तो देखो 26 डिवाइड बाय माइनस ऑफ 13 देन x इक्वल टू माइनस ऑफ 2। क्या बात है, आ गया आंसर। तो ये सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके कॉलेज में पढ़ा है। देखो 11th में 12th में जो चीजें मैं बताऊंगा, जैसे 10th में आपने मुझे फॉलो किया होगा, 12th में मेरे वीडियोस आप देख लो, जो चीजें मैं बताता हूँ पेपर में वही चीज आता है। 12th का तो टेंशन नहीं है, पर 10th क्लास में कैसा है दोस्तों पता है, 10th क्लास में जो 11th क्लास में कैसा है पता है, 11th में आपकी टीचर पता चला जो सम पढ़ाती है वो पेपर में डाल देगी, पर ये सब सम अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपकी टीचर कोई भी क्वेश्चन डालेगी पेपर में तो आपके एग्जाम में वो दिखाई देगा। ठीक है, ये होने के बाद अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस है, क्योंकि हर एक कॉलेज में ये टॉपिक पढ़ाते ही है, और ये 12th का ये सेम टॉपिक हमें 12th में भी है, माइनर और को फैक्टर। तो मैट्रिक्स जब हम 12th का पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ये टॉपिक का हेल्प मिलेगा, तो वो मैं आपका पार्ट ले रहा हूं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे फाइंड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कॉलेज में पढ़ाया होगा, वैसे तो पढ़ाते ही ये सब, तो ये 100% आएगा एन को फैक्टर। तो देखो जो लोग कॉलेज रेगुलर नहीं जाते तो थोड़ा सा, जो कॉलेज जाते हैं उनका एक बार बुक मांग लेना, जो रेगुलर होंगे तो एक बार देख लेना, आपको दिखेगा ये टॉपिक, फाइंड माइनर एंड को फैक्टर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें डी का वैल्यू दिया है, डी मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू है 2 माइनस 1 3 1 2 माइनस 1 5 7 2, 2 माइनस 1 3 1 2 माइनस 1 5 7 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, माइनर, और दूसरा क्या निकालना है दोस्तों, को फैक्टर। मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा, पहले माइनर और को फैक्टर जब भी आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो बहुत ही सिंपल स्टेप से आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, और ये स्टेप 12th में, ये 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको पहले से यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ। 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके 11th के लिए, 12th के लिए इसके ऊपर ही एक सम है, सेम सम है, और सीईटी अगर आप आगे दोगे तो माइनर और को फैक्टर सीईटी के अंदर भी जरूरी है। अब देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले ना इसका पोजीशन डिफाइन कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पोजीशन में दिक्कत होता है, मैं सोच रहा हूँ पोजीशन यहाँ पे डिफाइन कर दूं तो थोड़ा सा मेरे लिए भी जगह बच जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम पोजीशन डिफाइन करें तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस पोजीशन को मैं बोलता हूँ 1 1 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको हम बोलते हैं, देखो फर्स्ट रो है और कॉलम नंबर सेकेंड है, तो 1 2, इसको हम क्या लेंगे 1 3। ये क्या है दोस्तों 2 1, 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 फिर 2 3, 3 1 3 2 और 3 3, बस ये पोजीशन आपको पता होना चाहिए। अभी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, M11 M12 M13, अब 13 तक हो गया, अब 21 M21 M22 M23, अब M31 M32 और M33। ठीक है, अब ये भी हो गया सर। अब देखो माइनर निकालना बहुत आसान है, मैं चाहिए तो यहाँ पे बॉक्सेस बना रहा हूं, पर ये बॉक्सेस बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। M11 अगर आपको चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल, बच्चे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2 2 जा 4, देखो 4 माइनस 7 1 जा 7, पर ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा +7, आंसर इज 11, लिख दिया। देखो ना 2 2 जा 4, फिर बीच का माइनस, फिर 7 1 जा 7, पर -7 है तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, पहला डन सर। माइनर अगर आपने सही निकाला तो को फैक्टर 100% सही आएगा। अब यहाँ पे ये हो गया सर, देख ठीक है सर, देखो अब दूसरा 1 2 है, 1 2 मतलब ये वाला पोजीशन है, 1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 2 जा 2, बीच का माइनस, 5 1 जा 5, -5 तो +5, तो आंसर इज 7। मजा आया सर। सर अब नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सर ये, अब यहाँ पे कौन से रो में, अब सर ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 7 जा 7 -5 2 जा क्या आएगा दोस्तों 10,
आंसर इज -3। अब ये हो गया दोस्तों, ये पूरा का पूरा। अब नेक्स्ट है 21। 21 अगर मैं सॉल्व करूं तो ये देखो, ये 21 मतलब क्या आएगा दोस्तों, देखो ये 2 मतलब पहला हमेशा रो होता है, रो, और ये क्या होता है कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के आंसर। अब यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 1 2 जा -2, बीच का माइनस, 7 3 जा 21, आंसर इज 23। अब ये हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों ये, अब इस पे देखो, ये देखो सेकेंड रो 2 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, आंसर इज -11। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब ये होने गया 23, 23 मतलब दोस्तों ये। अब देखो ये सेकेंड रो मतलब ये देखो, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये, और यहाँ पे ये आंसर। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 2 7 जा 14, बीच का माइनस, 5 1 जा 5, तो ये -5, तो क्या आएगा दोस्तों, बीच का माइनस है ना, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 19। ठीक है, अब ये हो गया डन डन डन। अब चलो देखो, ये देखो 3 1 3 1 मतलब ये पोजीशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोस्तों देखो, फर्स्ट थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, फर्स्ट सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के आंसर, 1 1 जा माइनस माइनस प्लस, बीच का माइनस, 2 3 जा 6, द आंसर इज -5। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब 3 2 3 2 अगर हमें लेना है तो ये है, कौन से रो में है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 1 जा 2 -2, बीच का माइनस, 1 3 जा 3, द आंसर इज -5। द आंसर इज -5। अब ये हो गया सर, ठीक है सर, ये हो गया पूरा का पूरा। अब 3 3 मतलब ये और ये कैंसल। अब यहाँ पे अगर हम देखें 2 2 जा 4, बीच का माइनस -1, ये -1, तो 4 माइनस माइनस +1, द आंसर इज 5। अब यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप एक बार पूरा आंसर आने के बाद क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं भी क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि अपना आंसर पहले का 11 है, सही है, दूसरे का 7 है, तीसरे का -3 है, देन 23 है। अगर हम उसके बाद हम देखेंगे तो 23 आपको दिखाई दे रहा है, यस। देन दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो -11 है, एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो -11 के बाद नेक्स्ट है दोस्तों 19, फिर है -5, और फिर से -5 के बाद फिर से -5 है, अच्छा -5 दो बार और 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये अगर मैं पोजीशन चेक करूं, अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, को फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, को फैक्टर। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें अब हमें आगे की ओर बढ़ना है। अब हमारा क्या करना है, को फैक्टर फाइंड आउट। देखो C11 C12, मैं को फैक्टर को C11 लिखता हूं, C13 C21 C22 और C23 C31 C32 और C33। मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मैं स्टार्टिंग में ना को फैक्टर का फॉर्मूला चलो बाद में लिखता हूँ, पहले आंसर लिख देता हूँ। आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, किसी को अगर फॉर्मूला लिखना है तो ये निकालने का, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे सेम चेंज वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये आदत अभी से डालो। कभी कभी अगर एक 2x2 का मैट्रिक्स आ गया, 2x2 का डिटर्मिनेंट आ गया, ये तो चलो यहाँ पे टोटल 3 रो है, 3 कॉलम है, अगर 2x2 का आ गया तो सेम चेंज वाला कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। फिर वहां पे क्या आएगा, सेम चेंज सेम आता है। तो इससे अच्छा मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, इवन ऑड देखा करो। देखो इवन जब आएगा ना, इवन नंबर क्या होता है दोस्तों, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ऑड नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑड नंबर 1 3 5 7 9। इवन आएगा तो आपको क्या रखना है दोस्तों, सेम, और ऑड आएगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, चेंज। ये चीज का ध्यान रखो, इवन है तो सेम। देखो 1 और 1 प्लस करोगे 2, 2 इवन है तो सेम रखना है, 1 और 2 3 ऑड है तो चेंज करना है। अब यहाँ पे 1 और 3 इवन है 4 तो सेम रखना है, 2 और 1 3 ऑड है तो चेंज करना है। देखो -23 का +23, 2 और 2 इवन है 4 तो सेम आएगा, 2 और 3 ऑड है 5 तो चेंज होगा।
3 और 1 इवन है 4 तो सेम आएगा, 3 और 5 ऑड है तो चेंज होगा, तो -5 का 5, 3 और 3 इवन है तो सेम आएगा। तो अब चेक करते हैं, देखो सेम चेंज सेम चेंज सेम चेंज सेम चेंज सेम। अब इस तरह से जा सकते हो, ये आपके आ गया दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो CIJ, I मतलब दोस्तों रो होता है, J मतलब कॉलम होता है, -1/i+j रो और कॉलम का प्लस, और यहाँ पे माइनर होता है IJ मतलब माइनर का नंबर, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। तो ये आप लिख दोगे तो अच्छा है। फिर से यहाँ पे मैं फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो CIJ, I मतलब रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो कॉलम, जैसे यहाँ पहला वाला 1 है तो मतलब ये I है और ये J है। आपको क्या करना है, -1/i+j लेना है और MIJ लेना है। तो आपको इतना फॉर्मूला और मतलब पुट करने की जरूरत नहीं, पर ऊपर एक बार फॉर्मूला लिख दोगे फिर ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये जैसी पेपर के लिए, देखो ये वन शॉट वीडियो है, मतलब आपके पेपर में बहुत इसका हेल्प होना चाहिए और आपका जो भी आगे का पार्ट है उसमें बहुत हेल्प होना चाहिए। तो इसके बाद ना डायरेक्ट मैं थर्ड एक्सरसाइज की ओर आ रहा हूँ। थर्ड एक्सरसाइज में आपके कॉलेज में भी आप देखना, जो लोग हमेशा क्रैमर्स तो हर कॉलेज में पढ़ाया जाता है, और आपके पेपर में पहले यूनिट टेस्ट में अगर ये लेसन है तो लास्ट में आप अगर देखोगे तो लास्ट क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स वाला एक क्रैमर्स का दिखेगा। तो इसलिए क्रैमर्स का एक सम पहले सॉल्व कराऊं। अभी तक आप क्रैमर्स का सम जो सॉल्व करते थे दोस्तों 2/2 x और y वाला, अभी x y z आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सॉल्व the following by Cramer's, solve the following by Cramer's rule। सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 11th के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज का ध्यान रखना। आपके टीचर ने अगर पढ़ाया तो 100% आएगा और 4 मार्क्स का सम आएगा। मैं सम दे रहा हूं, x + y + z which is equal to 6, x - y + z which is equal to 2, x + 2y minus of z which is equal to 2, x + y + z which is equal to 6, x - y + z which is equal to x + 2y minus of z which is equal to 2। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लो, x + y + z equal to 6, x - y + z equal to 2, x + 2y minus z equal to 2। ठीक है, अब मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे किस तरह से हमें सम सॉल्व करना रहता है। इसमें ना ये सम बहुत लेंथी जाता है और इसमें गलतियां बहुत होती है, अगर आप ध्यान से प्लस माइनस पे ध्यान नहीं दोगे तो बहुत मिस्टेक होगा। तो सबसे पहले आपको डी बनाना है। क्या बनाना है? डी। चलो मैं डी सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखो डी कैसे निकालते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। इक्वल के यहाँ पे जो जो वैल्यूज है, एक्स के आगे क्या है 1 है, y के आगे क्या है दोस्तों 1 है, z के आगे क्या है 1 है, x के आगे कुछ नहीं तो 1 है, y के आगे -1 1 1। अब इस पूरे को सॉल्व करो, 1 1 1 1 -1 1 1 2 1। अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे क्या है 1 है। सेम प्रोसीजर अब आपको आना चाहिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब तो आपका प्रैक्टिस हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस इंटू -1 1, बीच का -2 1 जा 2। फिर दूसरा नंबर लेते टाइम हम माइनस साइन लेंगे 1। अब देखो ये इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गया। 1 1 जा -1, बीच का -1 1 जा 1, फिर प्लस, फिर अब ये नंबर लेंगे। अब देखो ये नंबर इस रो और इस कॉलम में आ रहा है, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 2 1 जा 2, बीच का -1 1 जा -1, तो क्या आएगा +1। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों -1, यहाँ पे क्या आएगा -2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3। अब ये क्या आएगा -1 माइनस +2 और +3। अगर हम सॉल्व करें तो 5 - 1 आंसर इज 4। तो हमारा जो डी का आंसर आया दोस्तों 4 आया। क्या आपका भी डी का आंसर 4 आया? वन टाइम में कितने लोगों का आंसर राइट है आप बता सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ना डिटरमिनेंट में प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा अच्छे से आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करना है। अब देखो डी के बाद दोस्तों आपको निकालना है dx। अब dx कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको इसी वाले पार्ट को ध्यान देना, इसमें से dx जब रहेगा तो ये पहला वाला पार्ट जो है वो मत लिखो, डी वाले में का पहला वाला पार्ट मत लिखो, नहीं लिख रहा हूं। क्या लिखूंगा 1 - 1
यहाँ पे 1 1 -1 1 -1 2। हाँ, अगर dy होता तो हम क्या करते, d में से दूसरा वाला पार्ट नहीं लिखते, अगर dz होता तो हम तीसरा वाला पार्ट नहीं लिखते। अब लिखेंगे क्या सर, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट बाय डायरेक्ट लिखेंगे। तो हम तो सर इसको यहाँ पे लिखा दो एक बार लेक्चर के बीच में। तो गाइस आज सुबह मेरा ना 12th वालों का ना 5 बजे सुबह सेशन था, 5 बजे, और ऑलमोस्ट 400 के आसपास बच्चे आए थे दोस्तों, 400 के आसपास बच्चे सुबह सुबह। ना तो कोई बोर्ड एग्जाम है, ना तो कुछ एग्जाम है। तो जो अभी भी बच्चे आए सुबह सुबह बोलते हैं कल राहुल सर आपका सेशन भी बताया कि नहीं? बताया हूँ मैं कल, नहीं संडे को ना, मतलब वही परसों सेशन है। आप लोग को पता है, ये वाला वीडियो आप बाद में देख रहे हो, पर सेशन हो चुका है। तो हम लगातार मैराथन ले रहे हैं, और हमने हमारे जैसे बोलते हैं ना, हमारे पार्टी का नाम रख दिया है, हमारी पार्टी है लायन जनता पार्टी। और आप सभी को कोषाध्यक्ष अध्यक्ष बनाने वाले हैं, शाखा प्रमुख भी बनोगे। तो गाइस नेक्स्ट लेवल। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो x का मैंने खाली जगह रखा है। प्रदीप सर डोर बंद कर दो यार। अब x के खाली जगह पे हम क्या करेंगे, इक्वल के यहाँ वाला वैल्यूज लिखेंगे, मतलब 6 2 और 2। अब इसको देखो आप मस्त तरीके से सॉल्व करोगे। देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 6 है, ठीक है। क्रॉस ये देखो, ये इस रो कॉलम में कैंसिल हो गया, 1 1 जा 1, बीच का माइनस, 2 1 जा 2, फिर ये माइनस, फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों 1। अब यहाँ पे ये इस रो कॉलम में 2 1 जा 2, बीच का माइनस, 2 1 जा 2, फिर लास्ट 1 है, फिर देखो ये और ये कैंसिल, 2 2 जा क्या आएगा दोस्तों 4, और अगर हम देखें 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, और ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। इतना तो अब आपको लिखने आना चाहिए। 6 है, माइनस ऑफ 1 है, माइनस ऑफ 4 है, और ये 6 है। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 6 माइनस माइनस प्लस, प्लस ऑफ 6। तो माइनस ऑफ 6 अगर हम लेते हैं, यहाँ पे 10 है, अगर हम आंसर रखते हैं तो इसका भी आंसर दोस्तों dx का भी आंसर 4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 आ रहा है। और थोड़ा सा हिंट कैसे आएगा, अगर ये 4 आया, ये अगर 4 के टेबल से रिलेटेड वैल्यूज आ गया तो समझ जाना मतलब आप सही जा रहे हो। ऐसा थोड़ा सा एक हिंट है, ये हमेशा के लिए सही नहीं है, पर ये लगभग बहुत सारे केसेस में सही है। अगर ये 4 आ रहा है, अगर ये जैसे 8 आया, अगर 16 आया, मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब सही हो सकता है। हाँ, अगर ये कुछ थोड़ा अतरंगी आ गया, 23 आ गया, तो थोड़ा सा एक बार इसको क्रॉस चेक कर लो। हाँ, अगर क्रॉस चेक करने के बाद भी वही आ रहा है तो फिर टेंशन मत लेना, फिर से एक बार क्रॉस चेक करके फिर टेंशन मत लेना, समझ जाना हाँ भाई वही हो सकता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर आ रहा हूं। अब देखो आपने ये सब सॉल्व कर लिया, डी हो गया, dx हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट आएगा दोस्तों dy। अब हम क्या सॉल्व करेंगे दोस्तों, dy। अब dy हम सॉल्व करेंगे तो देखो dy सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला, बीच वाला पार्ट गायब कर दो, इसी को मैं dy बना देता हूँ। y में y वाला पार्ट की जगह पे क्या लिखोगे, ये जैसे x में हमने dx लिखा था तो x वाले प्लस की जगह पे हम इक्वल टू के बाद वाला पार्ट लिखे थे। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6, यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे भी 2। अब इसको आप सॉल्व करो और dy निकालो, चलो फटाफट। चलो अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो 1, अब देखो 1 जिस रो कॉलम में आया, 2 1 जा 2, और ये 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा 6। अब देखो यहाँ पे आपने 6 लिखा तो ये जिस रो कॉलम में आया तो 1 1 जा -1, बीच का माइनस, 1 1 जा -1, फिर लास्ट वाला वैल्यूज क्या आएगा दोस्तों 1। अब 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस ऑफ 4, ये देखो माइनस ऑफ 2, और ये तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ 4 माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12, द आंसर इज 8। तो ये क्या आया दोस्तों आपका dy, ठीक है, ये आपका dy हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना है दोस्तों, देखो 8 आया, मतलब हो सकता है, राइट हो सकता है, हमेशा ये मत सोचना कि हमेशा राइट हो, पर राइट हो सकता है। अब देखो dz में हम क्या करेंगे, इसमें से मत लिख देना, d में से, d वाला जो वैल्यूज है उसमें बस z वाला पार्ट नहीं लिखेंगे। 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 2, यहाँ पे क्या आएगा 1 1 2। अब देखो ये हमने लिखा, ये वाले z वाले की जगह पे 6 2 2 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6 2। अब आप इसको सॉल्व कर दो, फटाफट सॉल्व कर दो, एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हो, इतना मेहनत करेंगे हमेशा क्रॉस चेक कर लेने का कि अपना आंसर पूरा राइट है, 4 मार्क्स डायरेक्ट मिलेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1, देखो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4,
ये 1, ये कैंसिल, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, फिर ये 6, 2 1 जा 2 माइनस, और 1 1 जा 1 तो -1 तो +1, तो ये क्या आएगा 1 माइनस ऑफ 6, फिर ये 1 0, ये 6, आंसर इज 3, ये माइनस ऑफ 6, आंसर इज 18, द आंसर इज 12 आ रहा है। चलो 12 भी तो इसके टेबल में आता है, तो डीजेड का आंसर 12 आ रहा है। कोई बात नहीं है दोस्तों, जो आ रहा है तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, अब आपको ये जैसे ही आपने देखो कितने बार डिटरमिनेंट निकाला, 1 बार 2 बार, कितना मैंने डिटरमिनेंट आपको प्रैक्टिस करा दी, तीसरा चौथा 4। दोस्तों अचानक से लाइट चले गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बंद हो जाता है, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अब देखो दोस्तों dx का वैल्यू कितना है, तो dx का 4 अच्छा है, पर वीडियो करप्ट नहीं हुआ। एक हमने सिस्टम लगा दिया जिससे लाइट जाता है तो वीडियो खराब नहीं होता, नहीं तो बीच में ना 1 घंटे का हमारा वीडियो खराब हो जाता था। अब 4 और 4 ये हो गया। अभी जस्ट मैं 5 बजे सुबह लाइव लिया हूँ 12th का, उसमें भी लाइट चले गया था, उसके बाद आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि रेगुलर लेक्चर आना चाहिए, हमारे टाइम टेबल का हमने जो वादा किया पूरा मिलना चाहिए। अब देखो दोस्तों इसके बाद कहाँ गया यार, अब y का निकालना है, तो dy का आंसर कितना है सर 8 है, और d का आंसर कितना है सर 4 है, तो यहाँ पे सीधा आंसर है, हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों 2। dz में आंसर कितना है 12 है, यहाँ पे कितना है 4 है, आंसर इज 3। हो गया। अब चल रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमने सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे आ गया 1 2 3, यस परफेक्ट आंसर आया। हाँ, अब इस वेराइटी में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, इस लेवल का अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको इजीली सॉल्व करने आएगा। अब मैं चल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप डिटेल में ही देख सकते हो, क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो है, तो डिटेल में मेरा डिटरमिनेंट आप फॉलो कर सकते हो। अब नेक्स्ट है दोस्तों, जो आपको जरूरी कॉन्सेप्ट है जो आपको कवर करना चाहिए, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों देखो 2x माइनस वाई प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 0, 11x प्लस 2y माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। एक बार हम क्रॉस चेक कर ले रहे हैं। हाँ, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, 11x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। यस, बहुत सारे कॉलेज में ये टॉपिक नहीं भी पढ़ाते हैं, पर ये टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब आपके वर्क में भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे क्या रहेगा कि इसका डिटरमिनेंट का आंसर 0 आना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 है तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो ये आप एक झटके में सॉल्व कर सकते हो। चलो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 माइनस 1 3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 1 माइनस 2, 11 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 3, 3 1 माइनस 2, 11 2 माइनस 3। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों देखो 2 है, अब ये 2 अगर मैंने लिया तो ये और ये कैंसिल, 1 3 जा 3 एंड 2 2 जा 4, और ये माइनस माइनस प्लस। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप लोगे तो देखो यहाँ पे जो टर्म है -1 है, तो इसको अब डायरेक्ट मैं +1 लिख रहा हूँ, क्योंकि आप माइनस लेके -1 लिखते तो आप डायरेक्ट +1 लिख सकते हो, ऐसे जा सकते हो। किसी को लिखना है तो माइनस ऑफ -1 लिखो। अब देखो ये और ये कैंसिल, 3 3 जा 9, 11 2 जा 22 प्लस 22। अब नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट का, अब यहाँ 3 2, ये देखो ये इस रो कॉलम में आया तो 3 2 जा 6 माइनस 11 1 जा 11। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर कितना है, 11 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं और 22 में से 9 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर देखो 22 में से 10 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, 9 करेंगे तो दोस्तों 13 आएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 है
और माइनस ऑफ 5 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोस्तों देखो 2 + 13 और प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15। अब देखो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लो। हाँ देखो 5 और 13 और 2 15, 15 - 15 आंसर इज 0। अगर हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ रहा है तो हम इसके बाद बोल सकते हैं देयरफॉर, आप नीचे लिखना गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। गिवन इक्वेशंस कैसा है दोस्तों, कंसिस्टेंट है। हो गया, सॉल्व कर दिया मैंने, एक झटके में आपका आंसर भी आ गया। अब इसमें कभी कभी के फाइंड आउट करने बोलेंगे, इसमें कोई एक वैल्यूज मिसिंग देंगे तो आप इक्वल टू डिटर, और पहले से सम बोल देंगे कंसिस्टेंट है तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ले लो और सम सॉल्व कर दो। जैसे ये देखो इस तरह का सम, जैसे ये देखो ऐसा, ये देखो ऐसा, ये इक्वल टू 29 दिया ना, तो वहां पे आप इक्वल टू 0 लेके ऐसे सॉल्व करके अननोन फाइंड आउट कर दो। तो ऐसा भी सम आपसे पूछ सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट सम की ओर चल रहा हूँ। मेन पार्ट क्रैमर्स और माइनर और कोफैक्टर और एक्स फाइंड आउट करना, ये 3 सम सबसे ज्यादा पूछते हैं। प्रॉपर्टी वाला पार्ट मोस्टली लगभग हर कॉलेज में कैंसिल करा दिया जाता है, किसी किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, नहीं तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी वाला पार्ट दोस्तों वो हर एक कॉलेज में वो वाला पार्ट स्किप कर देते हैं, सेकंड वाला एक्सरसाइज। तो ये 1 शॉट वीडियो है तो ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट उसमें लिया नहीं है। फिर भी लास्ट वाले में बता दूंगा प्रॉपर्टी जो जरूरी प्रॉपर्टी हो। अब ये हो गया। हाँ चलो आ जाओ, देखो इस टाइप का सम इंपॉर्टेंट है, फाइंड के, और लिखा है फॉलोइंग इक्वेशंस, द फॉलोइंग इफ द फॉलोइंग equations if the following equations are consistent okay, if the following equations are consistent। अब यहां पे अगर मैं बात करूं इक्वेशन का, 2x + 3y माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, 2x + 3y - 2 इक्वल टू 0, 2x + 4y minus of k which is equal to 0, x minus of 2y plus 3k which is equal to 0, 2x + 3y - 2 equal to 0, 2x + 4y minus k equal to 0, x - 2y plus 3k which is equal to 0। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे दिल के टुकड़ों, फास्ट आंसर देना है आपको। अब यहां पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखो भाई किस तरह से इसका आंसर आ सकता है। हमें क्या बोला है, फाइंड के इफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। पहले से ही बोल दिया इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो आप पहला क्या लाइन लिखोगे, गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये जो इक्वेशंस दिया है कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा पहले से ही 0 ले सकते हो। अगर कंसिस्टेंट प्रूफ करना है तो हमें 0 प्रूफ लेकर लाना रहता है। जैसे पीछे हमें कंसिस्टेंट प्रूफ करना था तो 0 लाया, एग्जाम मतलब चेक करना था कंसिस्टेंट है कि नहीं। यहाँ पे पहले से ही बोला है कंसिस्टेंट है, के वाले क्वेश्चंस पहले से कंसिस्टेंट रहेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लिखे तो देखो दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे पहला वैल्यूज क्या है दोस्तों 2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों -2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 है, 4 है, -k है, 1 है, -2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3k। अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या है 2 है, अब देखो ये तो मल्टीप्लाई करोगे तो 12k -2 × k, 2k माइनस माइनस प्लस रहेगा तो ये बीच का माइनस ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, ये -3, ये और ये कैंसिल, 2 × ये 6k, बीच का माइनस 1 × k, तो ये क्या आएगा +k। यहाँ पे हम माइनस लेंगे, जो भी वैल्यूज है उस फॉर्म में हम लेंगे, -2 में तो -2 है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस लेते हैं। अब ये और ये कैंसिल, 2 2 जा क्या आएगा दोस्तों -4, बीच का माइनस, 1 4 जा क्या आएगा दोस्तों 4 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 12k में से अगर हम 2k को माइनस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 10k आएगा, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और 1 7k, और यहाँ पे दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो -8 विच इज इक्वल टू 0। अब ये 20 ऑफ k, ये 21 ऑफ k, और यहाँ पे 16 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 20k - 21k क्या आएगा दोस्तों, 20 में से 21 को माइनस करेंगे तो -1, मतलब -1 को हम -k लिख सकते हैं। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है दोस्तों 21 है ना, तो उसके आगे माइनस है,
और दोस्तों यहाँ पे क्या प्लस 16 है, 16 को मैं वहां पे भेजूंगा तो माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 16 हो गया, आपका आंसर आ गया। तो इतने आसानी से और इतने सिंपल वे में आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है दोस्तों वो भी आपको पता होना चाहिए, फाइंड एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे a का जो वैल्यू दिया है दोस्तों 5,8, b का जो वैल्यू दिया है दोस्तों 5,0 और c का जो वैल्यू दिया है दोस्तों वो दिया है 1,0। एक बार क्रॉस चेक करो, 5,8, 5,0 और 1,0, ठीक है। अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ाते, पर मुझे ऐसा लगता है आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डिटरमिनेंट का। मतलब ये एक वीडियो अगर आप देखोगे तो आपका लगभग, बोलते हैं ना, पूरा का पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा आपका तैयार हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप पूरा का पूरा यहाँ पे कवर अप कर सकते हो। अभी यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ यार, ध्यान नहीं दिया, पूरा स्टूडियो में पानी ये आ गया, बाहर बारिश हो रहा है। वो हमने जो बाहर बोलते हैं ना डोर सेफ्टी के लिए जो लगाया है, वो कर्टन मैंने बंद नहीं किया, पूरा पानी अंदर घुस गया। क्या करूँ, देखो पढ़ाने में इतना ये हो गया हूँ। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले लेट ए है, अगर मैं ए की बात करूँ तो क्या है दोस्तों 5,8, बी है उसका कोऑर्डिनेट क्या है 5,0, सी है उसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,0। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसको आपको क्या लेना है x1 y1, इसको क्या लोगे x2 y2, इसको क्या लोगे x3 y3, ठीक है। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, या तो आपको अगर ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों ABC, ABC। फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखो डिटर्मिनेंट, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1। इसको दूसरे तरीके से भी बहुत सारे लोग लेते हैं, ऐसे भी आप ले सकते हो, बट ये वाला फॉलो करोगे तो बेस्ट है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों हाफ। अब जस्ट यहाँ पे वैल्यूज रखो, फिर से डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। x1 कितना है दोस्तों 5 8 5 0 1 0, ये क्या है 1 1 1। अब यहाँ पे देखो हाफ ऐसे ही रखो, पहले ये अंदर का सॉल्व कर लो, मैटर पूरा सॉल्व करो। देखो 5 ऐसे ही रहेगा, 0 0 0 1 जा 0 0 1 जा 0, बीच का माइनस, यहाँ पे क्या है दोस्तों 8 है, ये और ये कैंसिल, 5 1 जा क्या है दोस्तों 5, 1 1 जा क्या है दोस्तों 1, फिर क्या आएगा दोस्तों 1। अब देखो 1 आपने लिया, ये और ये कैंसिल, 5 0 जा 0 और ये 0। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो हाफ है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ये 0 की वजह से ये पूरा टर्म 0 होगा, ये 8 ऐसे ही रहेगा, 5 - 1 4, और ये 1 × 0, ये तो 0 आएगा। अब यहाँ पे ये 1/2 इंटू 8 4 जा 32, तो -32। इसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर कितना है -16। बहुत सारे लोग -16 लिख देंगे। दोस्तों एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं रहता मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे आप लिखोगे इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्वल टू 16 यूनिट्स, 16 स्क्वायर यूनिट्स, क्या आएगा 16 स्क्वायर यूनिट्स। अब यहाँ पे ये लिखने के बाद बस आपको साइड में एक रीजन मेंशन करना है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, बस आपने यहाँ पे ये मेंशन किया, आपका काम हो गया। तो ये वाला भी जो था एवरग्रीन क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था, जो मैंने आपको कवर अप करा के दे दिया है। अब यहाँ पे ये 1 शॉट वीडियो दोस्तों लगभग आपके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस आपको एक सम मैं बोलूँगा मेरे डिटेल लेक्चर से आपको देख लेना चाहिए। सम नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 4.3 का, जहाँ हमें फाइंड के करना है और एरिया का हमें यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है दोस्तों, तो बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता दूं लास्ट टू लास्ट जाते जाते। क्वेश्चन नंबर 7 याद से आपको सॉल्व करना है कि दोस्तों एग्जामिन द कोलिनियरिटी। यहाँ पे a का वैल्यू है 3 - 1,
बी का वैल्यू है 0 - 3, सी का वैल्यू है 12 और 5। अगर आपको कोलिनियर चेक करना है कि ABC जो है वो कोलिनियर है कि नहीं है, देखो पूरे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट ही हो गए। तो ये आपको मैं दे रहा हूँ सेल्फ, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट सेम सॉल्व करा है। इसका सेम टू सेम कभी भी अगर आपको कोलिनियर चेक करना तो सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर क्या आएगा दोस्तों? 0। कोलिनियर तभी पॉइंट होगा ना, अगर ये ट्राइंगल कब बनेगा? जब पॉइंट कोलिनियर नहीं है। पर अगर कोलिनियर रहेगा तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर क्या आएगा? 0। तो ये पूरे को सॉल्व कर दो सेम इसी कॉन्सेप्ट से, बस डिटरमिनेंट का आंसर क्या आना चाहिए? 0। 0 आएगा तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। और क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हूं। और आपको दोस्तों प्रॉपर्टी वाला एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। तो डिटरमिनेंट में ये 2 पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा मेरा वन शॉट वीडियो प्लीज आप बता सकते हो। अगर नीचे कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों मैट्राइसिस वन शॉट पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैट्राइसिस अलग हमें पढ़ना है और ये अलग पढ़ना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब एक ही वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे तरीके से मिल गया कि अगर ये एक वीडियो देख के आप अपने पेपर में जा रहे हो तो भाई झंडे गाड़ के आओगे। चलो बाय बाय, टाटा।